अगला पॉइंट है अंतःकरण। ठीक है, देखो कान की संरचना, कान की संरचना बढ़ रही है। कान की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है वो होता है बाह्यकर्ण, दूसरा भाग होता है अंतःकरण और दूसरा भाग होता है मध्यकर्ण और तीसरा भाग होता है अंतःकरण। तो बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। बाह्यकर्ण के अंदर कर्ण पढ़ लो और बाह्यकर्ण कुहर भाग आते हैं। मध्यकर्ण है उसमें कान का पर्दा आता है और 3 अस्थिकाएं आती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब तीसरा वो लास्ट भाग होता है कान के पर्दे का, वो होता है अंतःकरण। इसे 2 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। अंतःकरण को 2 भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है अंतःकरण का जिसे बोलते हैं प्रघान। अंतःकरण का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? प्रघान। देखो यह 3 अर्धचंद्राकार संरचनाओं का समूह होता है। 3 अर्धचंद्राकार संरचनाओं का समूह है। इसका संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने का होता है। अब देखो शरीर के जो संतुलन बनाए रखने का कार्य है वो कौन करता है? प्रघान। इसके अंदर क्या होते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समूह है। इसकी तीनों अर्धचंद्राकार संरचनाओं में एक चौड़ी गुहिका पाई जाती है जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। तीनों अर्धचंद्राकार जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं के अंदर एक चौड़ी गुहिका होती है। इस गुहिका को तुम्बिका या एम्पुला कहा जाता है। इस तुम्बिका में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें म्यूक्ली, यूट्रिकुलर तथा सेक्युलस कोशिकाएं पाई जाती है जो संवेदी कोशिकाएं होती है। देखो वापिस प्रघान, ये वाली संरचना है इसको बोलते हैं प्रघान। ये 3 अर्धचंद्राकार संरचनाएं होती है यहाँ पर। इन तीनों अर्धचंद्राकार संरचनाओं के बीच में ये जो गुहा है इस गुहा को बोला जाता है तुम्बिका या एम्पुला और इसके अंदर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये पहला भाग हो गया अंतःकरण का प्रघान। अगला भाग होता है अंतःकरण का जिसे कर्णावर्त कहते हैं। तो कर्णावर्त भाग है ये देखो, कर्णावर्त या कोलकिया, कर्णावर्त या कोलकिया। देखो कर्णावर्त या कोलकिया भाग क्या होता है? यह एक लंबी कुंडलित संरचना होती है। कर्णावर्त या कोलकिया है एक लंबी कुंडलित संरचना होती है। यह आगे चलकर ढाई चक्र बनाती है, यानी आगे चलकर क्या बनाएगी? ढाई चक्र। इसकी गुहा में एक तरल पाया जाता है जिसे अंतःलसिका कहते हैं। इसके बीच बीच में संवेदी कोशिकाएं के क्षेत्र होते हैं। इसकी भित्ति में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। कर्णावर्त 3 भागों में बंटा रहता है। कर्णावर्त भाग है, कर्णावर्त भाग है ये देखो, जो मेलियस अस्थि से फिर यहाँ से एक भाग निकलता है, इस वाले भाग को बोलते हैं कर्णावर्त। इस वाले भाग के अंदर देखो ये एक चक्र, ये दूसरा चक्र और ये आधा चक्र पाया जाता है जिसे ढाई चक्र है ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इस वाले भाग के अंदर और क्या होता है? देखो इस वाले भाग के अंदर जो ढाई चक्र के बीच में एक गुहा होती है। इस गुहा को टेक्टोरियल झिल्ली या कहते हैं। अब इसकी गुहा के अंदर एक तरल होता है जिस तरल का नाम होता है अंतःलसिका। इसकी गुहा में एक तरल होता है इसका नाम होता है अंतःलसिका। और कर्णावर्त है 3 भागों में बंटा रहता है। कर्णावर्त को भी 3 भागों में बांटते हैं, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पनी। ये 3 भाग है। इन 3 भागों के अंदर कर्णावर्त वाले भाग को बांटा जाता है। तो ये कर्ण की संरचना का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कर्ण की संरचना टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है वापस समझ लेते हैं एक बार। बाह्य कान की संरचना को 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला भाग होता है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में कर्ण पल्लव और बाह्य कर्ण कुहर आते हैं।
दूसरा भाग होता है मध्यकर्ण, जिसमें कान का पर्दा और 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। अंतःकरण, अंतःकरण में प्रघान और कर्णावर्त 2 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। प्रघान 3 अर्धचंद्राकार समूह पाए जाते हैं और कर्णावर्त है उसमें 2.5 चक्कर पाए जाते हैं। लस्सी का तरल पाया जाता है इसकी गुहा में, और एक झिल्ली होती है टेक्टोरियल झिल्ली। अब आगे अगला जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैप्टर का, वो है सुनने की क्रियाविधि। इम्पोर्टेंट है ये, सुनने की क्रियाविधि। हमें किस प्रकार कोई भी ध्वनि है वो किस प्रकार सुनाई देती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि शरीर का, कान का वह कौन सा भाग है जो शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो कान का अंतःकरण का प्रगाढ़ भाग है, वो शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब है सुनने की क्रियाविधि। देखो, कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे, सबसे पहले ये ध्वनि तरंगे क्या होती है समझ लो। तो ध्वनि तरंगे क्या होती है कि जब भी कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है तरंगों के रूप में। हम भी जब बातें करते हैं, बोलते हैं कुछ, तो हमारे मुख से भी ध्वनि है वो तरंगों के रूप में बाहर निकलती है, और वही ध्वनि तरंगे हैं, वो तरंगों के रूप में बाहर निकली हुई ध्वनि तरंगे वही हमारे कानों तक पहुंचती है। तो कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। तो कर्ण पल्लव का काम होता है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना। कर्ण पल्लव से ये तरंगे कर्ण कुहर में जाती है। कर्ण पल्लव से ये तरंगे कहाँ जाएगी? कर्ण कुहर में। और कर्ण पटल झिल्ली यानी कान का पर्दा में कंपन उत्पन्न करती है। यानी ये तरंगे है कर्ण पल्लव से में जाएगी, कर्ण पल्लव से कर्ण जो कुहर है, बाह्य कर्ण कुहर, उसमें जाएगी और फिर मध्य कर्ण में जाएगी। मध्य कर्ण में कान का पर्दा है। जैसे ये ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराएंगी तो कंपन उत्पन्न होगा। तो कान के पर्दे में क्या उत्पन्न करती है? ये कंपन। इसके बाद ये कंपन मेलियस, इनकस व स्टेपीज द्वारा अंतःकरण में पहुंचती है। फिर ये कंपन है वो मेलियस अस्थि में, मेलियस अस्थि से कंपन जाएंगे इनकस अस्थि में, इनकस से अस्थि कौन से कहाँ पर जाएंगे? स्टेपिज अस्थि में पहुंचेंगे ये कंपन। स्टेपिज में पहुंचने के बाद देखो क्या होता है, ये कंपन कर्णावर्त के भीतर के तरल को गति प्रदान करते हैं। स्टेपिज है वो कर्णावर्त से जुड़ा होता है, तो ये स्टेपिज से कर्णावर्त में पहुंच जाएंगे और कर्णावर्त के भीतर जो तरल है, लस्सी का तरल जिसमें बोलते हैं, उस तरल को ये गति प्रदान करेंगे। इस तरल की गति को तंत्रिका आवेगों के रूप में कर्णावर्त तंत्रिकाओं में पहुंचा देते हैं। फिर कर्णावर्त से आगे तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, तो ये तरल क्या करेगा? इस गति को कर्णावर्त की जो तंत्रिकाएं हैं वहां पर इनको पहुंचा देगा। ये तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। फिर ये तंत्रिकाएं क्या करेगी? जो आवेग आए हैं उन आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये सुनने की क्रियाविधि है पूरी। ठीक है, एक बार वापस समझो सुनने की क्रियाविधि है वो किस प्रकार होती है कि कर्ण पल्लव है, कर्ण पल्लव के द्वारा ध्वनि तरंगों को एकत्रित किया जाएगा। फिर कर्ण पल्लव है इन ध्वनि तरंगों को कर्ण कुहर में भेजेगा। कर्ण कुहर है वो जो कान का पर्दा है या पटल झिल्ली कहते हैं जिसे, वो ध्वनि तरंगे है कर्ण पल्लव कर्ण पटल से कान के पर्दे से टकराएगी और कान के पर्दे से टकराने पर उसमें कंपन उत्पन्न होगा। फिर यह कंपन जो उत्पन्न हुआ है कान के पर्दे में या झिल्ली में, उससे कंपन है वो मेलियस, इनकस और स्टेपिज अस्थियों में जाएगा। ठीक है, और इनके बाद में ये पहुंचेगा अंतःकरण में। अंतःकरण का जो कर्णावर्त भाग है इसमें जब कंपन होगा तो कर्णावर्त भाग के भीतर एक तरल पाया जाता है। उस तरल को गति, इस कंपन से गति मिलेगी और इस गति के कारण जो ध्वनि तरंगे हैं इनको जो तरल है वो आवेगों के रूप में, तंत्रिका आवेगों के रूप में कर्णावर्त की तंत्रिकाओं में पहुंचा देगा और ये तंत्रिका या आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क की संरचना हमने पढ़ी थी। मस्तिष्क की संरचना में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क पढ़ा था।
तो मध्य मस्तिष्क के अंदर हमने पढ़ा था कि पिंड चतुष्टि पाई जाती है। पिंड चतुष्टि में 4 पिंड होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। ऊपर वाले तो देखने का काम करेंगे, यानी ऊपर वाले पिंडों में आंख की जो तंत्रिकाएं आती है वो जुड़ी रहती है, और नीचे वाले पिंड वो सुनने का काम करते हैं। यानी यहाँ से जो तंत्रिका आवेग निकले हैं वो मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क में उपस्थित नीचे वाले पिंड में पहुंचेंगे और वहां से हमें ध्वनि है वो सुनाई देगी। यानी मस्तिष्क उस ध्वनि को हमें बताएगा कि किस प्रकार की ध्वनि है वो उत्पन्न हुई है। आगे देखो, ये मार्ग बता रखा है ध्वनि तरंग का। कर्ण पल्लव, ये कर्ण पल्लव से जाएगी कर्ण कुहर, कर्ण कुहर से कर्ण पटल यानी कान के पर्दे में, कान के पर्दे से मेलियस, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपीज, स्टेपीज से कर्णावर द्रव में, ठीक है, कर्णावर द्रव से कर्णावर तंत्रिकाओं में, और इन तंत्रिकाओं से मस्तिष्क में ध्वनि है वो पहुंचेगी। तो ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टॉपिक कौन सा था? सुनने की क्रिया विधि। अगले वीडियो के अंदर हम देह संतुलन का बोध, यानी हमें पता है कि कान है वो हमारे शरीर के संतुलन का काम भी करता है। तो कान है वो शरीर के संतुलन का काम किस प्रकार करता है वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, देह संतुलन का बोध टॉपिक के अंदर। तो देह संतुलन का बोध टॉपिक है, इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़नी है हमें। एक तो होता है स्थैतिक संतुलन और दूसरा होता है गति की अवस्था में संतुलन। ठीक है, स्थैतिक यानी स्थिर अवस्था में, स्थैतिक का मतलब स्थिर अवस्था में, आराम की अवस्था में, और गति का मतलब है कि जब हमें शरीर में गति होती है उस अवस्था में संतुलन।